मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट पर दिए हुए हाई स्कूल मॉडल प्रश्न पत्र में खंड ब को हल करेंगे, जिसमें कुल 5 प्रश्न दिए होते हैं जो कि 50 अंक के होते हैं। देखते हैं खंड बा का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में लिखा है सभी खंड कीजिए। का नंबर स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने में तो इस पर अगर देखें, दिया है 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7। देखिए दोनों पदों से 7 कॉमन मिल रहा है, 7 को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 3 गुणे 5 प्लस 7 निकल गया, 1 बचा। इस प्रकार से 5 तेई 15 प्लस 1 तो 7 गुणे 16, 16 सत्ते 112। तो हल करने पर इसका मान 112 प्राप्त होता है। और चूंकि हम देख रहे हैं 112 के खंड जो मिले, 112 का खंड इसी के देखिए जस्ट ऊपर लिखा है 7 गुणे 16। चूंकि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड स्वयं और 1 होता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 112 के गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त 7 और 16 भी प्राप्त होते हैं, इसलिए यह दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिए हुए प्रश्न में मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। तो दिए हुए प्रश्न को यदि हल करें तो सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखें तो अंश में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट प्लस में और एक ब्रैकेट माइनस में है, तो वर्गांतर हो जाएगा
1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि हम जानते हैं सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यदि हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करें तो साइन स्क्वायर उस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान, इसी प्रकार यदि कॉस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा जानते हैं कॉट थीटा होता है। तो ये हमारा आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। चूंकि कॉट थीटा का मान देख रहे हैं दिया है 7/8, 7/8 रख करके स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो दिए हुए प्रश्न का मान 49/64 होगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दो घन दिए हैं जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हल करते हैं तो इसमें घन का आयतन दिया है, हम जानते हैं कि घन का आयतन इक्वल टू भुजा का क्यूब, यदि भुजा को ए मान लें ए क्यूब, और प्रश्नानुसार आयतन 64 के बराबर दिया है। 64 बराबर ए क्यूब या ए क्यूब लिखें, 64 जानते हैं 4 का क्यूब होता है, तो ए का मान मिल जाता है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद चूंकि दो घनों को संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, तो जब दो घनों को सटाकर रखेंगे तो प्राप्त घनाभ की लंबाई एल बराबर मिल जाएगी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई वही रहेगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब इस प्राप्त ठोस यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 × LB + BH + HL। इसी में मान रख देंगे तो 2 × LB, L का मान 8 है, इंटू B 4 + BH 4 × 4 + HL 4 × 8। सरल करेंगे तो सरल करने पर 8 × 4 = 32
प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। तो इस प्रकार से 32 32 64 और 64 में 16 और जोड़ दिए तो 64 6 70 10 80 और 80 और 2 का गुणनफल निकालेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्राप्त ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होगा। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप देखते हैं अगला प्रश्न। घ नंबर दिया है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल, बारंबारता। तो इनसे यदि हम सारणी तैयार करें, पहला कॉलम तो वर्ग अंतराल का ही होगा। लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिए हैं 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। इनका मध्यमान यदि निकालें तो मध्यमान देख रहे हैं, मध्यमान निकालने का तरीका है उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाएं, यानी 20 से 10 घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा और 10 का आधा कर दिए 5। तो सभी वर्ग अंतराल की निम्न सीमाओं में यदि 5 5 जोड़ दिया जाए तो सभी वर्ग अंतराल का मध्यमान आ जाएगा। तो इस प्रकार से पहले में मान मिलेगा 10 + 5 15, पहले में जो मान मिलता है 10 + 5 बराबर 15 के आ जाएगा। 20 + 5 25, 30 + 5 35, 40 + 5 45, 50 + 5 55 और 60 + 5 65। मध्यमान का संकेत यक्ष देते हैं। इसके बाद बारंबारता प्रश्न में दी हुई है। बारंबारता का संकेत अगर हम यफ लिखें तो देख रहे हैं यफ के मान दिए हैं 2 7 12 15 8 6। इसके बाद एफ और यक्ष के गुणनफल का एक कॉलम बनाएंगे, एफ इंटू यक्ष। 15 और 2 का गुणनफल 15 दूनाई 30, 25 और 7 का गुणनफल करेंगे 25 सत्ते 175 और फिर 12 और 35 का गुणनफल 12 पंचे 60, 12 3 36, 36 6 42 और 15 45 का गुणनफल 15 पचे 75 और 15 चौको 60, 7 और जुड़े 67। फिर 55 और 8 का गुणनफल 8 45, 40 4 44
और फिर 6 और 65 का गुणनफल करेंगे। 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 3 39। इसके बाद बारंबारता का योगफल सिग्मा एफ जोड़ें तो 2 7 9, 9 2 11, 5 16 और 16 6 22 8 30, 3 1 4 1 5। तो सिग्मा एफ का मान 50 प्राप्त होता है। इसके बाद हम सिग्मा एफ एक्स निकाल लें, इनका योगफल करेंगे तो 5 5 10, 0 मिला। 1 3 4, 4 7 11, 2 13, 13 7 20, 4 24 और 24 9 33, 3 1 4 4 8 8 6 14 4 18, 18 3 21। इस प्रकार से सिग्मा एफ एक्स का मान 2130 मिलता है। अब हम माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य यक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। मान रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स है 2130 अपान सिग्मा एफ 50। सरल कर लेंगे, 0 कैंसिल हो गया और 5 से यदि काटें तो 5 चौको 20, 5 दुनाई 10, 5 छक्का 30। इस प्रकार से माध्य 42.6 प्राप्त होता है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है तेरा बिंदु -4 6 बिंदुओं ए -6 10 और बी 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब इसको हल करेंगे। प्रश्न को हल करते हैं। दिया है बिंदु -4 6 बिंदुओं ए -6 10। ए का निर्देशांक है -6 10 और बी का निर्देशांक है 3 -8। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को तेरा बिंदु -4 6 मानते हैं बिंदु P, जिसका निर्देशांक -4 6 है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो M1 और M2 का हमको अनुपात निकालना है। इसमें अगर हम अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएं तो जिसमें भुज x इक्वल टू होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। मान रख देंगे, भुज देख रहे हैं -4 दिया है, इक्वल टू M1 इंटू x2। x2 का मान देख रहे हैं 3 है, प्लस M2 इंटू x1 -6 अपान M1 प्लस M2। तो इस प्रकार से तिरछा गुणा कर लेंगे तो -4 M1
-4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। m1 को एक साइड में और m2 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो इस प्रकार से -4m1 -3m1 इक्वल टू 4m2 राइट हैंड साइड में ले गए, प्लस में गया 4m2 -6m2, तो -4m1 -3m1 मिल करके -7m1 इक्वल टू -2m2, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो m1 अपान m2 इक्वल टू 2/7, या इसी को अनुपात में लिखें तो m1 अनुपात m2 बराबर मिलेगा 2:7। इसका अर्थ हुआ कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A और B को 2 और 7 के अनुपात में अंतः विभाजित करेगा। तो ये इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, अर्थात समान दूरी पर हो। तो इसके लिए हम बिंदु एक्स वाई को मान लेते हैं बिंदु P है। बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y, इस बिंदु की इन दो दिए हुए बिंदुओं से दूरियां समान हैं। इसमें पहला बिंदु इसको मान लेते हैं A है, निर्देशांक 3, 6। दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक -3, 4। तो PA इक्वल टू PB दिया है। PA इक्वल टू PB, क्योंकि दूरियां बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी समान होंगे। अब हम PA और PB इनमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा। तो इस प्रकार से मिलेगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 9 -3 दूनी 6x प्लस y -6 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12y इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8y। दोनों साइड से देखें तो x स्क्वायर का पद कैंसिल हो रहा है, y स्क्वायर भी दोनों साइड में है
और +9 भी दोनों साइड में दिया है। अब इसके बाद x और y के पद को एक तरफ कर लेते हैं, -6x और उधर +6x इधर लाए, -6x -12y और +8y भी इधर आएगा तो माइनस में मिल जाएगा, बल्कि देख रहे हैं y -4 का होल स्क्वायर था तो ये -8y है, इधर आएगा +8y और इक्वल टू 36 उधर ले जाएंगे माइनस में जाएगा और +16 पहले से दिया है, -6x -6x मिल करके -12x माइनस प्लस घट जाएगा तो -12y से 8y घटाएं -4y इक्वल टू -36 + 16 प्लस माइनस घटा चिन्ह बड़ी संख्या का, 36 से 16 घटा दिए 20, तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में -4 कॉमन कर लें तो 4 3 12 3x प्लस y -20 माइनस दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे और 4 से भी अगर 20 को हम कैंसिल करें तो 4 पंचे 20, तो इस प्रकार से 3x + y इक्वल टू 5, 3x + y इक्वल टू 5, ये x और y के बीच में एक अभीष्ट संबंध प्राप्त होता है प्रश्न में दी हुई शर्त के अनुसार। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 में कुल 6 खंड दिए होंगे जिनमें से किन्हीं 5 को हल करना है। यहाँ पर हम सभी 6 खंड को हल करके दिखाएंगे। तो देखते हैं का नंबर द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और प्रश्न 2 के सभी खंड 4 अंक के होते हैं। हल करते हैं। तो प्रश्न है द्विघात बहुपद, इसको हम मानक रूप में लिख लेंगे। घातों का अवरोही क्रम 6x² -7x -3। देखिए क्षेत्रिक 18 के ऐसे खंड की घटाने पर 7 प्राप्त हो तो 9 दूनी 18, 6x² -9x प्लस 2x -3, 2 का समूह बना के यदि कॉमन करें तो पहले समूह से देख रहे हैं 3x कॉमन है, 3x कॉमन किए तो 2x -3 और अगले समूह से 1 मिल जाएगा तो 2x -3, देख रहे हैं दोनों से 2x -3 फिर कॉमन मिलता है तो 2x -3 हमने पुनः कॉमन किया तो इस प्रकार से शेष बचता है 3x + 1। क्योंकि इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है तो क्रमशः एक एक बार दोनों को 0 के बराबर करेंगे। यदि 2x -3 = 0 तो 2x = 3 या x = 3/2
इसी प्रकार दूसरे पद को यदि हम 0 के बराबर करते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू -1/3। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद के अभीष्ट शून्यक 3/2 और -1/3 प्राप्त होते हैं। अब कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योगफल, सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल करते हैं। शून्यकों का योगफल दोनों को जोड़ेंगे 3/2 -1/3, लाशा लेंगे 3 2 का 6 मिल जाएगा और तिरछा गुणा कर दिए 3 3 का गुणनफल 9 -2 और 1 का गुणा किए 2, 9 से 2 घटाएं 7/6। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं -7/6। इस प्रकार से देखें तो माइनस और -7 देख रहे हैं यक्स का गुणांक है, तो यक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, 6 देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल दोनों शून्यकों का गुणनफल करते हैं 3/2 इंटू -1/3। सरल करेंगे तो 3 और -1 का गुणनफल -3 अपान 2 और 3 का गुणनफल 6। तो द्विघात बहुपद में देख रहे हैं -3 अचर पद और 6 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस प्रकार से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। माना बड़ी संख्या x, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या इक्वल टू y। प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार कह रहा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी x² - y²
इक्वल टू 180, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। फिर दूसरी शर्त कहती है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है, y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या x का 8 गुना यानी 8x के बराबर है। इस प्रकार y² इक्वल टू 8x, ये समीकरण 2 बन जाता है। अब हम समीकरण 2 से y² का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 इस प्रकार से बन जाएगा x² माइनस y² के स्थान पर 8x और 180 भी पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस में मिल जाएगा इक्वल टू 0। इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण बना। अब हमको 180 के ऐसे खंड करना है कि घटाने पर 8 प्राप्त हो, तो 18 और 10, 18 दाम 180 और 18 से 10 घटाएंगे 8 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब हम दो का समूह बना के कॉमन कर लेंगे। तो पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन मिल रहा है, तो यदि हम x को कॉमन कर लें तो x को कॉमन करने के बाद बचेगा x माइनस 18, और दूसरे समूह से देखें तो 10 कॉमन मिल रहा है। 10 कॉमन करने के बाद इसमें भी x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से x माइनस 18 दोनों से कॉमन पुनः मिल जाएगा। तो शेष बचता है x प्लस 10। दोनों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करते हैं। यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 में मान रख दें तो y² बराबर 8 गुणे 18, 18 अट्ठे 144। इस प्रकार से y का मान 144 का वर्गमूल 12। तो पहली कंडीशन के अनुसार दो संख्याएं 18 और 12 प्राप्त होती हैं। बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। और यदि हम x प्लस 10 को 0 के बराबर करते हैं, यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10। क्योंकि मान निगेटिव मिलता है इसलिए ये ग्राह्य हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं में बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। दिया है एक वृत्त, सबसे पहले हम वृत्त की रचना करेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं एक वृत्त बन जाता है और इस वृत्त में कह रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो वृत्त में
व्यास खींचते हैं। मान लीजिए AOB, ये वृत्त का व्यास है। ए केंद्र O मान लेते हैं। AOB व्यास है। दोनों व्यास के सिरों अर्थात A और B पर हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो पहले A बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा, इसका नाम PQ दे देते हैं, और दूसरे बिंदु B पर स्पर्श रेखा मान लीजिए RS खींची गई है। इस प्रकार से दिया है कि वृत्त में व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और RS हैं। सिद्ध करना है, प्रश्न में हमको सिद्ध करना है, कह रहा दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। दोनों स्पर्श रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है, अर्थात PQ समांतर RS, ये हमको सिद्ध करना है। उत्पत्ति, क्योंकि वृत्त में हमने प्रमेय पढ़ी है कि वृत्त में किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो उस प्रमेय के अनुसार OA लंब होगा PQ पर। यह हमारा प्रमेय से प्राप्त होता है। OA अगर PQ पर लंब है तो इसका अर्थ हुआ कि कोण OAP 90 अंश होगा, यानी कोण OAP इक्वल टू 90 डिग्री। ये मान लीजिए क्वेश्चन 1 बना। ठीक इसी प्रकार व्यास के दूसरे सिरे B पर स्पर्श रेखा RS है, इसलिए OB लंब होगी RS पर। तब ये बनने वाला कोण OBS, कोण OBS भी 90 अंश होगा। ये मान लीजिए समीकरण 2 बना। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो समीकरण 1 और 2 से प्राप्त कर रहे हैं कि दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है 90-90, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का मान भी बराबर होगा। तो कोण OAP इक्वल टू मिलेगा कोण OBS के। तो देख रहे हैं ये दोनों हमारे एकांतर कोण हैं, जो कि एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं के बीच बने होते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि PQ, जो PQ रेखा है, ये RS के समांतर है, और यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। अगले प्रश्न में कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, कंडीशन के अनुसार हम
चित्र बनाते हैं। सर्वप्रथम एक वृत्त की रचना करेंगे और वृत्त में बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त पर बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु मान लीजिए हमने ये एक बाह्य बिंदु लिया, इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर बाह्य बिंदु मान लीजिए P है, इस बाह्य बिंदु को नाम हम P दे देते हैं। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर ये 2 स्पर्शियां खींची गई हैं और मान लेते हैं कि वृत्त को क्रमशः A और B बिंदु पर स्पर्श करती हैं। वृत्त का केंद्र O है, O से A और B को मिलान कर देते हैं। तो प्रश्न कह रहा है स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो देख रहे हैं स्पर्श रेखाएं PA और PB के बीच बना कोण APB है। तो ये कोण APB और कह रहा है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो स्पर्श बिंदु A और B हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड अर्थात AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, देख रहे हैं AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB प्राप्त होता है का संपूरक होता है, यानी कोण APB कोण AOB का संपूरक है। ये हमको सिद्ध करना है। लिख लेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करने में कह रहा है कि कोण APB कोण AOB का संपूरक है, अर्थात कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। कोण APB प्लस कोण AOB इक्वल टू 180 अंश। ये हमको सिद्ध करना है। अब देखते हैं उत्पत्ति। देखिए प्रश्न में क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ा है कि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OA लंब है PA पर। ये हम प्रमेय से प्राप्त करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि कोण OAP 90 अंश का होगा। कोण OAP इक्वल टू 90 डिग्री मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक इसी प्रकार कोण OBP का मान भी 90 अंश मिलेगा। कोण OBP इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख रहे हैं कि OAPB एक चतुर्भुज है, क्योंकि OAPB एक चतुर्भुज है और किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। जबकि हम देख रहे हैं कोण A और कोण B दोनों में से प्रत्येक 90-90 अंश का है,
अर्थात इन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए शेष दो कोणों का योगफल भी 180 अंश होगा। अर्थात कोण APB प्लस कोण AOB इक्वल टू 180 अंश, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद फर्स्ट पार्ट में कह लाल हो और सेकंड लाल नहीं हो। तो एक थैले में कुल गेंदें इस प्रकार से दी हैं। थैले में कह रहा 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। मान लीजिए थैला है और इस थैले में जो गेंद दी हैं, तो पहले तो कह रहा 3 लाल हैं, 3 लाल गेंद हैं इसमें, और 5 काली गेंद हैं, 5 काली गेंद हैं। अब प्रश्न कह रहा है, तो देखें तो यदि कुल गेंदें 3 + 5 8 मिल जाएंगी। कुल गेंदें बराबर मिलेंगी 3 + 5 बराबर 8। इन 8 गेंदों में से अगर एक गेंद निकाली जाती है, तो 8 गेंदों में से एक गेंद निकाले जाने की कुल ढंग अगर देखें तो कुल ढंग मिलेंगे, कोई भी एक गेंद 8 में से आ जाएगी। तो इस तरह से 8 गेंदों में से एक गेंद निकाले जाने के कुल ढंग 8 प्राप्त होते हैं। अब अगर हम अनुकूल ढंग देखें, अनुकूल में प्रश्न कह रहा है, जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहा है कि गेंद लाल हो, जो एक गेंद निकलती है वो लाल हो। तो देख रहे थैले में कुल 3 ही लाल हैं, और उन 3 में से जब कोई एक गेंद निकलेगी तो वो हमारा अनुकूल ढंग होगा। तो 3 गेंद में से कोई भी एक गेंद निकल सकती है, तो इसलिए अनुकूल ढंगों की संख्या 3 मिलेगी। तो अभीष्ट प्रायिकता PE इक्वल टू होता है अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग, अर्थात NE/NS। इसी में मान रख देंगे। NE देख रहे हैं 3 है अनुकूल ढंग और कुल ढंग 8 हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता फर्स्ट पार्ट की 3/8 मिलती है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 3/8। अब हम सेकंड पार्ट को हल करेंगे। सेकंड पार्ट में दिया है कि लाल नहीं हो। लाल नहीं होने का मतलब फिर 2 ही प्रकार की हैं, लाल या काली। तो इसका मतलब काली निकलेगी। तो काली गेंद में के अनुकूल ढंग हैं, क्योंकि कुल 5 काली हैं, कोई भी एक काली निकलेगी तो अनुकूल ढंग 5 होगा और कुल ढंग 8 होंगे। तो सेकंड पार्ट का उत्तर 5/8 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है,
नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी में दिए हुए हैं, तो इनकी सहायता से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम हम वर्ग अंतराल का खींचते हैं। वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल देख रहे हैं 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इनकी बारंबारताएं दी हुई हैं। बारंबारताओं के मान हैं क्रमशः पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 5, दूसरे की x, तीसरे की 20, चौथे की 15, पांचवे की y और छठे की 5। तो ये बारंबारता f के मान हुए। अब एक कॉलम हम संचयी बारंबारता का और बनाएंगे। संचयी बारंबारता CF, संचयी बारंबारता निकालने का तरीका इस प्रकार से है कि पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों के मान समान होते हैं। तो पहले वर्ग अंतराल में संचयी बारंबारता 5 ही मिलेगी। फिर दूसरे में दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता और पहले की संचयी बारंबारता इन दोनों का योग करेंगे तो इसका मान 5 प्लस x। आप 5 प्लस x में 20 और जोड़ देंगे तो 25 प्लस x, 25 प्लस x में 15 और जोड़ देंगे तो 25, 5, 30, 10, 40 यानी 40 प्लस x। फिर अगले में y और जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y और इसके बाद 5 और जोड़ दिए तो 45 प्लस x प्लस y। जबकि बारंबारताओं का योग 60 दिया है तो सिग्मा f इक्वल टू 60 दिया है। जबकि अगर हम बारंबारताओं का योग करेंगे तो देख रहे हैं सिग्मा f का मान अगर देखें तो सिग्मा f हमारा जोड़ने पर ये 45 प्लस x प्लस y मिलेगा और यही बराबर 60 के दिया है। तो 45 प्लस x, 45 प्लस x प्लस y ये बराबर 60 के है। तो x प्लस y 45 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस में जाएगा और 60 से 45 घटा दिए 15 मिलेगा। तो x प्लस y बराबर 15 ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। और इसके बाद चूंकि माध्यक 28.5 दिया है, क्योंकि माध्यक दिया है 28.5, जो कि देखें तो ये हमारा वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच में होगा, इसलिए माध्यक वर्ग 20 से 30 हुआ
और इसमें माध्यक वर्ग की अगर हम निम्न सीमा देखें तो L1 का मान L1 बराबर 20 मिल जाएगा और L2 का मान देखें तो 30। माध्यक वर्ग की बारंबारता देख रहे हैं 20 दी हुई है, तो F का मान 20 और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता CF, तो CF का मान अगर देखें तो CF बराबर आपका मिल जाएगा 5 + x। अब हम माध्यक का सूत्र लगाएंगे। माध्यक का सूत्र, यदि माध्यक का प्रतीक हम Me लिखें तो Me इक्वल टू होता है L1 + L2 - L1 अपान F इंटू n/2 - C। इसी फार्मूले में मान रख देंगे। L1 देख रहे हैं 20 है प्लस L2 - L1 यानी 30 - 20 अपान F का मान 20 है इंटू n/2। n देख रहे हैं बारंबारताओं का योग होता है और 60 दिया है तो 60/2 माइनस C संचयी बारंबारता 5 + x है, 5 + x लिख लेते हैं और माध्यिका का मान 28.5 है। तो इस प्रकार से 28.5 20 इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में मिल जाएगा इक्वल टू 30 से 20 घटाएं 10/20 इंटू 60/2 किए 30 मिलेगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो -5 - x। इसको और सरल करते हैं। 28.5 से अगर हम 20 घटा दें तो ये हमारा 8.5 मिलेगा। 8.5 बराबर और 0 0 कैंसिल कर दिए तो इससे हमारा मान मिलता है 30 - 5, 30 - 5 यानी कि 25 -x और ये बटे का 2 है, बटे का 2 इस साइड में ले आएंगे तो ये हमारा गुणा में मिल जाएगा। इसके बाद 8.5 में यदि हम 2 से गुणा करें तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 17 बराबर मिल जाएगा 25 - x। 17 बराबर मिलता है 25 - x इस साइड लाएंगे प्लस में मिल जाएगा 25 - 17, 25 से 17 घटा दिए 17 8 25 x बराबर 8 मिलता है। जबकि हमारा पहला समीकरण है x + y बराबर 15 और x के मान को अगर इसमें रख दें तो 8 + y बराबर 15 या y बराबर मिल जाएगा 15 - 8, 15 से 8 घटा दिए 7। तो इस प्रकार से x बराबर 8 और y बराबर 7 ये अभीष्ट x और y के मान हैं। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 3 दिया है, क्या दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? तो प्रश्नानुसार मान लेते हैं, माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, और ये प्रश्न नंबर 3 के 2 खंड होते हैं, जिनमें से कोई एक करना होता है और प्रत्येक 6 अंक का होता है। हल करते हैं। माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। फिर संख्या बनाएंगे। संख्या बनाने का नियम है, दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से संख्या बन जाती है। आप प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त कह रही कि संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। संख्या है 10x + y, और उलटने पर बनी संख्या का मतलब x और y के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, तो ये आ जाएगा 10y + x, और इन दोनों का योग, दोनों को योग करके क्या योग 66 है, बराबर 66 के कर देंगे। सरल करते हैं तो 10x + x मिलकर के 11x प्लस 10y + y यानी 11y, 66, 11 कॉमन कर लिए तो x + y = 66, या x + y बराबर मिल जाएगा 66/11 यानी कि 6। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। आप प्रश्न की दूसरी शर्त दी है। प्रश्न की दूसरी शर्त पर दिया है, कह रहे संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो दूसरी शर्त के अनुसार संख्या के अंकों का अंतर यानी x - y अंतर 2 दिया है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब हम पहले और दूसरे को हल करेंगे, तो पहला समीकरण भी इसी के पास लिख लेते हैं। इसके बाद देख रहे हैं पहले और दूसरे दोनों समीकरणों में y के गुणांक समान हैं और चिन्ह में विपरीत हैं, तो सीधे जोड़ देंगे तो y का पद कैंसिल हो करके x + x मिलकर के 2x और 6 + 2 8, तो x बराबर 8/2 अर्थात 4 मिल जाएगा। 2 चौको 8। इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में अगर हम x के मान को रख दें तो 4 + y बराबर 6, या y बराबर मिल जाएगा 6 - 4 2। इस प्रकार से संख्या बनी। संख्या में दहाई के अंक का मान 4 मिला और इकाई का अंक 2। इसका मतलब संख्या हमारी 42 बन गई। और प्रश्न में पूछ रहा है कि ऐसी संख्याएं कितनी होंगी।
क्योंकि संख्या और संख्या का व्युत्क्रम का योग 66 दिया है, इसलिए संख्या और इसका व्युत्क्रम 42 का व्युत्क्रम लिखें तो 24 मिलेगा। तो ऐसी दो संख्याएं होंगी, चाहे हम 42 कहें या 24, यही हमारे प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3 के अथवा में दिया है तो दो में से एक करना है। अथवा कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इस प्रश्न को हल करते हैं। मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये हम मान लेते हैं। माना नूरी की आयु इक्वल टू x और सोनू की आयु इक्वल टू y। प्रश्न की पहली शर्त है कि आप 5 वर्ष पूर्व, दोनों की 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, यानी दोनों से 5 माइनस कर लेंगे तो नूरी की 5 वर्ष पूर्व की आयु मिलेगी x माइनस 5 और सोनू की 5 वर्ष पूर्व की आयु मिलेगी y माइनस 5। प्रश्न के अनुसार नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 गुनी थी, यानी x माइनस 5 y माइनस 5 का ये 3 गुना है। तो इसको यदि 3 गुना कर दें तो फिर दोनों मान बराबर हो जाएंगे। अब इसको सरल करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 3 × 15। एक्स वाई के पद एक तरफ कर लेते हैं तो x माइनस 3y माइनस 5 उधर ले जाएंगे, प्लस 5 जाएगा। तो इस प्रकार से x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। इसके बाद प्रश्न की दूसरी शर्त दी है। दूसरी शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु लिखेंगे तो वर्तमान आयु में 10 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष पश्चात की दोनों की आयु मिल जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु देखें तो x प्लस 10 और सोनू की आयु y प्लस 10। अब इसके बाद चूंकि कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी तो इसको 2 गुना कर दें तो दोनों मान बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद सरल करते हैं तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 दहम 20। सरल करेंगे तो सरल करने पर x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब पहले और दूसरे को पास पास लिख लेते हैं। तो पहले समीकरण में हमारा है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10
ये पहला समीकरण है। हम देख रहे हैं दोनों समीकरणों में यक्स के गुणांक तो समान हैं, लेकिन दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस वाला माइनस होगा और माइनस वाला प्लस, चिन्ह बदल देते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि x का पद कैंसिल हो जाएगा। +3y - 2y, 3y से 2y घटाएं तो y मिला, इक्वल टू 10 + 10 यानी 20। तो इस प्रकार से सोनू की आयु यानी y का मान 20 प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद एक y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं। मान लीजिए हम y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में y के मान को रखने पर तो मिल जाएगा x - 2 × 20 = 10। सरल करेंगे तो x बराबर मिलेगा 20 दूनाई 40, 40 राइट हैंड साइड ले गए प्लस में गया, +10, 40 + 10 50। अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की आयु मिलती है, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर मिल गई 20 वर्ष। देखिए अगर आंसर की जांच करें तो चूंकि प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व देखेंगे तो 50 - 5 45 और 20 - 5 15, 15 × 45 3 गुनी है। और 10 वर्ष बाद देखें तो 50 + 10 60 और 20 + 10 30, 30 दूनाई 60 यानी 2 गुनी है। तो इसका मतलब प्रश्न हमारा उत्तर जो है प्रश्न का सही है। आप देखते हैं हम अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चूंकि बहुमंजिल भवन के शिखर से, देखिए प्रश्न नंबर 4 में भी 2 खंड दिए होते हैं, 4 या 4 का अथवा, और 2 में से कोई एक करना होता है और ये प्रत्येक 6 अंक के होते हैं। ये प्रश्न हमारे 6 नंबर के होते हैं और 2 में से कोई एक करना होता है। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है एक बहुमंजिल भवन, तो चित्र बनाते हैं। ये मान लीजिए एक बहुमंजिल भवन है। कह रहा बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, ये कोई एक दूसरा 8 मीटर ऊंचा भवन है और इस बहुमंजिल भवन के शिखर से इस भवन की ऊंचाई 8 मीटर दी है। तो बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण दिए हुए हैं। शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर का पहले दिखाएंगे तो शिखर पर ये बनने वाला अवनमन कोण प्रश्नानुसार कह रहा 30 अंश और तल पर जो अवनमन कोण बनता है, तल पर बनने वाले अवनमन कोण का मान 45 अंश है। तो हमको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है और
दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो बहुमंजिल भवन मान लेते हैं, इसका नाम हम ABC दे दें, A B C, और जो 8 मीटर भवन है उसके लिए नाम D और E दे दिया जाए। देखिए एकांतर कोण देखें तो 30 का एकांतर ये हमारा 30 अंशी कोण बन जाएगा, और 45 अंश का एकांतर ये 45 अंश मिल जाएगा। 8 मीटर ये दिया है तो इधर भी ये 8 मीटर मिल जाएगा, और दोनों भवनों के बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं तो ये माप भी x आ जाएगी। और इस AB को अगर हम h मान लें, AB बराबर h, तो इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज ACD को अगर लें, समकोण त्रिभुज ACD में अगर देखें, समकोण त्रिभुज ACD में यदि चूंकि लंब और आधार से संबंधित हैं, तो यदि tan का सूत्र प्रयोग करें, tan 45 अंश लंब बटे आधार, लंब की माप h+8 अपान आधार हमने x माना है, tan 45 का मान 1, तो h+8 बटे x, या x बराबर मिल जाता है h+8, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज ABE लेते हैं। त्रिभुज ABE में यदि पाइथागोरस की ये अगर हम इसका भी tan लें तो tan 30 अंश, और इसमें लंब h आधार x, tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू h/x, या तिरछा गुणा कर दें तो x बराबर √3h, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब अगर हम पहले और दूसरे दोनों समीकरणों को देखें तो समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं दोनों x के मान हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो √3h इक्वल टू h+8, या √3h, h एक तरफ कर लें, इक्वल टू 8, h कॉमन कर लेंगे तो √3 - 1 इक्वल टू 8, या h इक्वल टू मिल जाएगा 8 बटे √3 - 1। संयुग्मी से हम गुणा भाग कर लें तो √3 + 1 से गुणा भाग करेंगे तो ये मिल जाएगा 8 इंटू √3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, और 3 - 1 4 हुआ, 4 से 8 काट देंगे तो इस प्रकार से h बराबर मिल जाएगा 4 दूनाई 8 टू √3 + 1। इस h के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में अगर मान रखेंगे समीकरण 1 से, तो हमारा मिल जाएगा x बराबर h+8 दिया है, h का मान मिला 2√3 + 2 +
8, इस तरह से 2√3 और 8 प्लस 2 मिलकर के 10 आ जाएगा। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी का मान, देखिए h का मान यहाँ पर 3 - 1 2 और 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 2 चौको 8। इस प्रकार से h के मान को अगर आप समीकरण 1 में रखते हैं और 4 का अंदर गुणा कर दें तो 4√3 प्लस 4 और ये हमारा 4√3 प्लस 8 4 मिल करके 12 आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों भवनों के बीच की दूरी x बराबर 4 कॉमन कर लें तो √3 प्लस 3, ये दोनों भवनों के बीच की दूरी का मान है। अर्थात दोनों भवनों के बीच की दूरी 4 × √3 प्लस 3 होगी। इस x के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख दें, या ये कहें कि चूंकि दोनों बहुमंजिल मकान की ऊंचाई दिया है h+8 और h+8 ही हमारा बराबर दिया है x के। तो जो x का मान प्राप्त हुआ, ठीक यही मान बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी होगी। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई का मान भी 4 × √3 प्लस 3 होगा। इस प्रकार से ये हमारे इस प्रश्न के उत्तर हैं। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि √3 का मान 1.732 दिया हुआ है। प्रश्न 4 के अथवा में प्रश्नानुसार हम चित्र बनाएंगे। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, मान लीजिए भूमि पर एक बिंदु P है और इस P से 10 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते हैं 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। इस भवन की ऊंचाई 10 मीटर, नाम इसका हम AB भवन है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिया है। आगे कह रहा भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर पर मान लीजिए ये आपका एक ध्वज BC दिया हुआ है, जो कि कह रहा लहराया गया है, और PC ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। बिंदु P से देखते हैं तो ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण मिलता है उसका मान 45 अंश दिया है। ध्वज दंड की लंबाई, मान लेते हैं ध्वज दंड की लंबाई h है और बिंदु P से भवन की दूरी को हमने x मान लिया, जबकि √3 का मान 1.732 दिया है। तो हमको h और x
इन दोनों मानों को ज्ञात करना है। तो देखते हैं, हल करते हैं। तो प्रश्न को हल करने में सबसे पहले समकोण त्रिभुज PAB को लेकर चलते हैं। समकोण त्रिभुज PAB में समकोण त्रिभुज PAB में tan 30 अंश, tan जानते हैं लंब बटे आधार, तो लंब 10 आधार x, tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू 10/x, तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर 10√3 या √3 का मान रख दिए तो 10 गुणे 1.732 या कह सकते हैं 17.32 मीटर। ये बिंदु P से भवन की दूरी का मान आ जाएगा। प्रश्न के अनुसार एक उत्तर ये मिल जाता है। इसके बाद दूसरा त्रिभुज PAC लेकर चलेंगे। त्रिभुज PAC में अगर देखें तो tan 45 अंश और tan 45 अंश बराबर लंब देखें तो 10 + h अपान आधार x, tan 45 का मान 1, x इधर लाए गुणा में मिल गया, 10 + h, x का मान मिला है 10√3, तो x की जगह 10√3 या 17.32 रख देते हैं। 17.32 माइनस 10 बराबर h। तो इस प्रकार से h बराबर 7.32 मीटर ये ध्वज पताका की लंबाई मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बिंदु P से भवन की दूरी और ध्वज दंड की लंबाई दोनों मान प्राप्त होते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार एक बर्तन कह रहा है एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र में एक बर्तन कह रहा उल्टे शंकु के आकार का है। ये हम एक बर्तन बनाते हैं जो कि कह रहा उल्टे शंकु के आकार का है। ये इस प्रकार से बर्तन दिया है और इसमें ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो h बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, r बराबर 5 सेंटीमीटर और इसमें ऊपर तक कह रहा पानी भरा हुआ है। इस बर्तन में ऊपर तक ये पानी भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक पानी इसमें भरा है।
अब प्रश्न कह रहा है इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। शीशे की कुछ गोलियां जैसी गोली हैं जिनकी त्रिज्या दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। इनकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है, ये 0.5 सेमी, और ये गोलियां इस पानी में डाली जाती हैं। तो इस प्रकार से कितनी गोलियां होंगी, हमको गोलियों की संख्या निकालना है। क्योंकि गोलियां डालने से कह रहा है 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले इस बर्तन में भरे हुए पानी का आयतन निकालेंगे। भरे हुए पानी का आयतन, भरे हुए पानी का आयतन क्योंकि बर्तन शंक्वाकार है, शंकु के आयतन का सूत्र लगेगा 1/3 पाई R²H। मान रख लेते हैं 1/3 पाई R। शंकु की त्रिज्या देख रहे हैं 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू H। ऊंचाई देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर दी है। आप प्रश्नानुसार गोलियां डालने से तेरा 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो निकले हुए पानी का आयतन अगर देखें तो निकले हुए पानी का आयतन, निकले हुए पानी का आयतन बराबर मिलेगा, इसका चौथाई कर लेते हैं, पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 गुणे 8 बटे 3। चौथाई भाग कर लिए 1/4, 4 से काट दें, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से 25 दूनी 50, 50 पाई बटे 3 इतना भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो जितनी डाली गई गोलियों का आयतन होगा उतने आयतन के बराबर ही पानी निकालेंगे। इसलिए गोलियों की संख्या का सूत्र बनेगा, गोलियों की संख्या बराबर होंगी, गोलियों की संख्या बराबर निकले हुए पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन। निकले हुए पानी का आयतन मिला 50 पाई बटे 3, और एक गोली का आयतन यानी गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे 4/3 पाई R³। गोली की त्रिज्या है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, सरल करेंगे पाई ऊपर नीचे से कट जाएगा, बटे 3 भी कट जाएगा, और यदि हम दशमलव हटाएं तो बटे में 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा, यानी 1000 से गुणा कर लेंगे। अब इसके बाद 5 दहम 50 और 5 पचा 25, 25 से इसको काट दिए, 25 चौको 100, 40 मिल गया, 4 दहम 40 और 10 दहम 100। इस प्रकार से गोलियों की संख्या 100 प्राप्त होती है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न है, कह रहा एक
गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन घन सेंटीमीटर होता है और इस पर वर्ग सेंटीमीटर में मापा है। कह रहा जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर के स्थान पर पहली बात घन सेंटीमीटर होगा। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 दिया है। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार हम चित्र बनाते हैं। एक बर्तन के रहा बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास अलग दिया। तो देखिए बर्तन इस प्रकार से दिया है, ये कोई बर्तन है और नीचे का भाग इसका गोलाकार है, ऊपर से बेलनाकार, नीचे का भाग गोलाकार। बेलनाकार भाग की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है। 8 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की लंबाई है और बेलनाकार भाग का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी हम त्रिज्या देखें तो 2 का आधा 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है तो इसकी त्रिज्या मिल जाएगी 8.5/2। पूछ रहा इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। तो पानी का आयतन यानी बर्तन का आयतन, बर्तन गोला और बेलन से मिलकर बना है तो दोनों के आयतनों को जोड़ देना है तो भरे हुए पानी का आयतन निकल आएगा। पानी का आयतन बराबर बनेगा पानी का आयतन बराबर मिलेगा बेलन का आयतन πr² प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई, त्रिज्या r1 मानते हैं तो r1³। अब इसमें हम मान रख लेंगे, पाई कॉमन कर लें, r²। तो बेलन की त्रिज्या देख रहे हैं 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू लंबाई या ऊंचाई 8 दी है प्लस 4/3 इंटू r1³। त्रिज्या है इसकी 8.5/2, क्यूब है 3 बार गुणा करके लिख लेंगे। इसके बाद सरल करें, 2 दूनाई 4, 4 कैंसिल कर देते हैं। पाई का मान 3.14 दिया है और इसको सरल करें, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 मिलकर के 8 प्लस, अब इसमें 8.5 है, दशमलव हटाते हैं तो 3 अंक पर है तो बटे में हमारा 1000 मिल जाएगा। और यदि इसको हम काट के सरल करें, 5 से काटेंगे 17×5 = 85 और 5 दूनाई 10, 200, फिर 5 से काटें 17×5 = 85, 5 चौको 20, फिर 5 से काटेंगे
17 पचे 85, 5 अट्ठे 40। तो इस प्रकार से मान मिलता है 8 प्लस 17 गुणे 17, 17 गुणे 17 गुणे 17 बटे 3 गुणे 8। अब इसको हम सरल कर लेंगे। 3.14 इंटू लघुत्तम लेंगे 8 त्रिक 24 और 24 8 का गुणनफल किए 8 चौक 32 और इंटू फिर 8 का गुणा 2 में किए 8 दुनाई 16 3 19 192 प्लस और 17 का घन, तो 17 का वर्ग तो 289 होता है और 289 में यदि हम 17 से पुनः गुणा करें तो 289 गुणे 17 करके देखते हैं क्या मिलता है। 17 नैया 153 और 17 अट्ठे 136 और हासिल 15 थे, तो 36 5 41 10 51, तो 151 यानी 1 मिला, हासिल फिर 15 मिल गए और 17 दुनाई 34, 34 5 34 में चूंकि हासिल कितने 15 थे, 34 5 39 10 49, तो 4913 इसका मान मिला। अब दोनों को जोड़ लें तो जोड़ने पर देख रहे हैं 3.14 इंटू जोड़ेंगे तो जोड़ने पर मान मिल जाएगा 49 13 में हमको 292 जोड़ना है, तो 192 प्लस 49 13, अगर ये मान हम जोड़ें, देखिए जोड़ के देखते हैं 49 13 और प्लस 192 मिल करके 3 2 5 9 1 10 और 10 1 11 और 4 1 5, तो 5105 इसका मान मिलता है। 5105 बटे 24। अब इसका कैलकुलेशन करके अगर हम सरल करते हैं, देखिए 2 से काटेंगे 12 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 और 12 से भी पूरा एक साथ अगर काट दें तो 12 एकम 12, 3 15 37 हो गया। 12 दुनाई 24, 12 तेई 36, तो लगभग 0.13 गुणे 5105। अब इसमें हम 0.13 सरल करने पर 0.065 गुणे 5297 मिलता है। अब यदि हम 5297 में 0.065 से गुणा करें तो देखिए गुणनफल देखते हैं 5297 इंटू 65 से यदि गुणा हम कर लेते हैं 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, 3 48 और 5 दुनाई 10, 4 14, 5 पचा 25, 1 26। इसके बाद 6 से गुणा कर देंगे 6 सत्ते 42, 6 नई का 54, 4 58
6 दूनाई 12, 5 17, 6 पंचे 30, 1 31। सरल करेंगे 5, 8 2 10 और 8 4 12, 1 13 और 7 6 13, 1 14 और 3 1 4 3 और चूंकि 0.065 3 अंक पर लगा होगा, 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 344.305 के आसपास मिलता है। 344.31 कह सकते हैं। तो लगभग ये हमारा 344.31 के आसपास मिलता है। जबकि बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर 345 के आसपास बताया है। तो लगभग कह सकते हैं कि बच्चे का उत्तर लगभग, चूंकि पॉइंट में कम है तो लगभग समान ही है। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम हल करेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर दिए हुए मॉडल प्रश्न पत्र के खंड बा के सभी प्रश्नों को हल कर दिया गया है। थैंक्स ऑल ऑफ यू for watching